सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और भाइयों सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार, खूब सारा नमस्कार। क्या बात है भाई जी। ये इतने सारे नमस्कार की वजह ये है कि देखिए खुशहाली है, और खुशहाली इसलिए भी है कि आजकल सब लोग माता दुर्गा जी की आराधना में लगे हुए हैं, तो इसलिए खुशहाली का तो है ना। नवरात्रि है और इस समय दुर्गा पूजा की तैयारियां भी चल रही होती है। दुर्गा पूजा देखने का आनंद उठाते हैं लोग, और नवरात्रि में गरबा खेलने का उत्सव जैसा ही होता है बाकायदा। रोज देर रात तक हमने देखा है कि मुंबई में तो जगह जगह देर रात तक गरबा होता है, और अगले दिन सुबह अपने वक्त पर लोग दफ्तर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े खरीदते हैं लोग। गरबा के जो घाघरा चोली होता है, ओढ़नी इतनी सुंदर सुंदर दिखती है कि मजा आ जाता है देख करके ममता जी। बिल्कुल, बस यहाँ पर ये भी कहना है कि जैसे आप उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, खूब सारे कपड़े अपने लिए खरीदते हैं, तो आपके घर में जो सहायिका काम करने के लिए आते हैं उनके लिए भी कुछ कर दीजिए। उनके लिए भी एक नई पोशाक खरीद के दे दें, तो देखिए उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान तिराती है, खिल उठता है चेहरा। और जो दुर्गा माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है हर रोज, कभी हलवा कभी खीर, और आप भी अभी सखी सहले से पहले जिक्र कर रही थी कि हम बदल बदल के 9 दिन कभी आटे का हलवा कभी बेसन का, इस तरह से पकवान बनाते हैं। तो वो पकवान भी जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, उन्हें भी थोड़ा सा प्रसाद के रूप में दे दें, तो उन्हें न तो वक्त होता है बनाने का, न ही घर में इतनी मुद्रा होती है कि वो बना सकें। तो उनका भी पेट भरेगा और खुशी उनके चेहरे पर जो आएगी उससे आपको खुशी मिलेगी। बहुत सुंदर बात आपने कही है, तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए सबको। और आज क्योंकि छठा दिन है नवरात्र का, तो माँ कात्यायनी की सब आराधना कर रहे हैं। शक्ति उपासना का पर्व नवरात्रि है, और जो माँ की कृपा जो है वो साधक सभी को, जो भी पूजा करता है दिल से करता है, सभी को मिलता है। और बहुत सारे पूजन में बहुत सारी चीजें श्रद्धा से भक्त लोग चढ़ाते हैं, और भजन कीर्तन करते हैं, जयकारा करते हैं, तो उसका अलग ही समा बन जाता है। और एक बड़ी खास बात देखने को मिलती है मंजरी जी, वो ये कि रंग के हिसाब से लोग पोशाक पहनते हैं कि आज ये रंग है, कल वो रंग है। तो आज जैसे लाल रंग माना जाता है कि दुर्गा माँ का लाल रंग है, तो सारी महिलाएं खास तौर से दफ्तर में लाल रंग की पोशाक पहन के आती हैं। बिल्कुल नजर आ रहा मुझे लाल रंग। फिर फोटो खींचना, तस्वीरें खींचना, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना, वो भी एक आनंद है। देखिए ममता जी, यही जो दिन चल रहे हैं, इसमें जब सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, हर रंग अलग अलग दिन पहनते हैं, तो जैसे आज सबने लाल पहना तो कितना अच्छा लग रहा था। एक खुशी का मौसम, खुशी का माहौल देखने में बनता था। और कपड़े का असर, रंगों का असर आपके स्वभाव पर भी पड़ता है, उस दिन के मतलब आपके उस दिन के मिजाज पर पड़ता है। बस यहाँ भी एक बात जोड़ देंगे कि आप खूब सारी तस्वीरें खींचिए, सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए, लेकिन आपका पहला काम क्या है? अगर आप दफ्तर गए हैं तो दफ्तर में अपने कामकाज को समय पर निपटा लें, समय पर दफ्तर पहुंच जाएं। और घर में अगर आप काम कर रही हैं, घर में हैं, तो घर के काम को पहले प्रायोरिटी दें। बिल्कुल, उसके बाद जरूर तैयार हों और खुशी एक दूसरे से बांटे। गाना सुनकर ज्यादा खुशी होती है सब सखियों और सखाओं को, तो सुनते हैं ये गाना। याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे, किस्मत वाले ऊंचे पर्वत पे
पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुला। तो ममता जी, आज के विषय हम बता देते हैं कि विज्ञान धारा योजना बायो E3 नीति, इस पर चर्चा करेंगे। और आज है वायुसेना दिवस और घर की स्वच्छता में सभी का सहयोग, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक चीज तो आप छोड़ रही हैं, गीत मंजरी। हाँ, वो हम छोड़ेंगे। आप अपना नाम जोड़ लीजिए इसमें। जी, वो तो आपके लिए रखा है मैंने कि आप बोलेंगी। गीत मंजरी में हम संभलना शब्द से गाने सुनवाएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे और ज्वार खाने के क्या फायदे होते हैं, थोड़े से नुस्खे भी बताएंगे। जी, तो ज्वार की रोटी तो पसंद है ना खाना? बिल्कुल पसंद है, आज ही बनाइए। तो रोज बनाते हैं। हाँ, तो विषय हमने बता दिया और हमें इंतजार रहेगा कि हमारे जो श्रोता हैं क्या लिखते हैं, उनके क्या विचार हैं इन विषयों पर। और अब जो हमारे पास हमारे जो विचार हैं वो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते चलें। विज्ञान धारा योजना एक सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है। विज्ञान धारा योजना के अंतर्गत बायो E3 नीति के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं अपने श्रोताओं को। जी, और सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसी क्रम में आज हम बायो E3 नीति पर चर्चा करेंगे। हाल में ही सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायो E3 नीति को मंजूरी दी। अब सवाल ये उठता है कि विज्ञान धारा योजना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक तो बायो E3 यानी जैव प्रौद्योगिकी योजना को लिया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 3 योजनाओं को मिलाकर एक योजना एक साथ बना दी है, जिसे विज्ञान धारा योजना कहा गया है, जिसका वित्तीय परिव्यय वर्ष 2025-26 तक तकरीबन 10 करोड़ 579 रुपए होगी। जी, और बायो E3 नीति क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि उच्च जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जैव आधारित उत्पादनों का उत्पाद शामिल है। ये जो बायो E3 नीति है वो व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और सर्कुलर बायो इकोनॉमी के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना। बायो E3 योजना का लक्ष्य रिसर्च, नए बिजनेस और इनोवेशन को बढ़ावा देना और देश की अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। और इस नीति का उद्देश्य भी तो है, क्या उद्देश्य है बताइए? इसका उद्देश्य है कि अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता में नवाचार पर जोर देती है और बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो A1 हब व बायो फाउंड्रीज की स्थापना करती है, जिसका उद्देश्य भारत के कुशल जैव प्रौद्योगिकी कार्यबल का विस्तार करना है, जो पर्यावरण के लिए जीवन शैली कार्यक्रमों के साथ समायोजित और संरेखित करती है तथा पुनर्योजी जैव यानी पुनर्योजी कृषि, पारंपरिक कृषि एक समग्र कृषि प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और खेतों की जुताई कम करना या जुताई के बाद मिट्टी को फिर से तैयार करना और इसके अलावा पशुधन को एकत्र करना और फसलों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए इस पर जोर देना, मिट्टी में पोषक तत्वों को बेहतर बनाना और फसलों में विविधता लाने से इसका तात्पर्य है। यानी
योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल के विकास को लक्षित करता है एवं जैव विनिर्माण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में महत्वपूर्ण रोजगार सृजन करना है और ये केंद्र स्थानीय बायोमास का उपयोग कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास और समता मूलक विकास को बढ़ावा देंगे। और भी जानकारी हम इसकी नेट से प्राप्त कर सकते हैं। बायो E3 नीति की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें ये शामिल है कि जैव आधारित रसायन और एंजाइम और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन तैयार करना, स्वास्थ्य सेवा परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सटीक चिकित्सा को आगे बढ़ाना और जलवायु लचीली कृषि, कार्बन कैप्चर और इसका उपयोग किस तरह किया जाता है, ये भविष्य के समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान इस नीति के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो संस्थागत बुनियादी जो ढांचे होते हैं उन्हें बढ़ाना और मानव संसाधन पूल का विकास करना होता है। और अब सखी सहेली कार्यक्रम में अंतराल का समय हो चुका है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ? विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और अब एक गाना सुनते हैं, श्रोता भी सुनते हैं। ये साथी फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, नौशाद का संगीत है।
बोलिए, खो गई गाने में? जी नहीं, खोए नहीं थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि आप कुछ बोलने वाली थी तो इसलिए हम रुक गए। तो कभी कभी देखिए, जब दो सखियां होती है आपस में विचार मिलते हैं तो लगता है कि अच्छा पहले उसको प्राथमिकता दे दे। ये वाली भाव जो होते हैं, आप समझ गई ना? ये कहा जाता है कि एक साथ अगर कुछ बोलने की कोशिश होती है, एक साथ एक शब्द निकले तो आपस में प्यार बढ़ता है। जी क्या बात है। और आज तो एक खास दिन और है, मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि है। आज उनकी याद का दिन है, तो आज उन्हें याद करते हैं। अपने लेखन से उन्होंने एक खास वर्ग को जोड़ा और समाज के उन तमाम लोगों को जोड़ा जो पढ़ाई की ओर उन्मुख होते हैं, शिक्षा ग्रहण करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। मतलब मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते हुए लोगों ने पढ़ना सीखा, लोगों ने लिखना सीखा। बहुत सारे लेखक, क्या ज्यादातर लेखकों के मुझसे हमने ये सुना है कि आपने किनको कौन आपके प्रेरक रहे हैं, तो ज्यादातर लेखक लेखिकाएं बताते हैं कि हमने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, वहीं से लिखने की प्रवृत्ति पैदा हुई, लिखने की प्रेरणा मिली। क्योंकि उन्होंने अपने आसपास जो भी माहौल होता था, छोटी सी चीजों को उन्होंने ध्यान से देखा और उसको अपनी कहानियों में उकेरा। तो ये उनके कलम की बड़ी खासियत थी। और आज के दिन ही 8 अक्टूबर 1936 को आपका देहावसान हुआ था। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था और आपका जन्म जो था 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद का जो लेखन था सहज था, सुगम था और उनकी लेखनी दिल को छूती थी। उनकी कृतियां हैं, खास तौर से सेवा सदन, गोदान, निर्मला, ईदगाह, बूढ़ी काकी, ये जो रचनाएं हैं, बूढ़ी काकी को जब भी हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आंखें नम होती हैं। और उन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे और उनके लेखन की जो शैली थी ग्रामीण परिवेश को लेकर ज्यादातर थी। चूंकि वो उनको ग्रामीण जीवन से बहुत प्यार था, तो गवई लिबास भी पहनते थे और वो जो गवई बोली भाषा है, जो परिवेश है, उसको उन्होंने बाकायदा अपनी रचनाओं में रचा ढाला और इस तरह से चित्र उकेरा कि ऐसे लगता है कि वो ग्रामीण परिवेश को हम आंखों से देख रहे हैं। और मध्यम वर्गीय परिवार के मद्देनजर उन्होंने बहुत सारी कृतियां रची। उर्दू साहित्य से बड़ा उनका लगाव था, उर्दू भाषा में उन्होंने बहुत कुछ लिखा और बहुत सारे नाटक लिखे, निबंध लिखे। जी, और इसी तरह जो उनकी जो कहानी थी ईदगाह वाली, तो सबने ही अपने समय में पढ़ी है, तो उससे बड़ी प्रेरणा भी सबको मिली। और हिंदी साहित्य में आपका जो अतुलनीय योगदान है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अपनी अद्वितीय साहित्य कृतियों से हिंदी साहित्य को सुवासित करने वाले महान कथाकार और उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें हम याद करते हुए सादर नमन करते हैं। उनकी जो 2 बैलों की कथा हम सब अपने पाठ्यक्रम में पढ़ चुके हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए देते हैं कि पढ़ो, उससे लेखन शैली से परिचय करवाते हैं कि ये लिखने की एक शैली है। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने जब लिखा तो उस समय समाज का परिवेश परिदृश्य बिल्कुल अलग था, कालखंड बिल्कुल अलग था। लेकिन जब आज हम उनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आज के युग के मद्देनजर उन्होंने लिखा था, आज के युग को आने वाली पीढ़ी के लिए देख लिया था कि ऐसा समय आने वाला है और वो उन्होंने लिखा। निर्मला अगर पढ़ी होगी तो उसकी जो नायिका है निर्मला, या फिर पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, और बूढ़ी काकी का हमने जिक्र किया ही, और पूस की रात,
ईदगाह हम अपने घर में छोटे बच्चों को जरूर पढ़ के सुनाते हैं, उदाहरण देते भी हैं उदाहरण देते हैं कि ये एक खास मतलब उदाहरण पेश करते हैं कि इन्हें पढ़ो और सीखो। जब भी कभी कुछ बच्चा बदमाशी करता है या कुछ ऐसे तंज करता है कि आपने ये क्या किया, तो सब माँ बाप बताते हैं कि देखो ये भी एक समय था। कहीं उन्होंने देखा होगा, मुंशी प्रेमचंद ने उसे जिया होगा तभी लिखा। बिल्कुल, क्योंकि उसी तरह से वो जब लाता है खरीद करके अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है, तो वो मुझे याद है जब मैं छोटी थी, ये कहानी जब मैंने सुन ली थी, तो जब मुझे जो पैसे मिलते थे तो सोचती थी, माँ से कहते थे कि जब मेले में जाएंगे ना, या जो बाजार लगती है, साप्ताहिक बाजार लगती है, वहां से जाके कुछ घर की ही चीजें खरीद के लाएंगे, तो इस तरह की प्रेरणा मिलती है। और कहानियों के जरिए हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। मुझे याद है कि हालांकि निजी घटना है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि एक दिन मैं रोटी सेक रही थी, तो मैंने हाथ से जल्दी में चिमटा उठाने की बजाय हाथ से रोटी कि जल न जाए और हाथ से सेकने लगी। तो मेरे बेटे ने आकर कहा कि अरे आपके पास तो चिमटा है, फिर आप क्यों नहीं मैं खरीद के ले आऊं क्या वो चिमटा ईदगाह की तरह, तो आप चिमटे का इस्तेमाल करोगी, आपका हाथ जल जाएगा। हमने कहा नहीं, आदत है। तो ये चूंकि कहानियां हम जब बच्चों को सुनाते हैं वैसे सीख जाते तो कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमें इस समय क्या सीखना है बताइए? हमें गाना सुनना है। बिल्कुल। ये गोदान फिल्म का गाना है, मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित है। महेंद्र कपूर, गीता दत्त और साथियों की आवाजें हैं। अनजान के बोल रविशंकर का संगीत है। तुझसे निभा लगाए के बेदर्दी क्यों तड़पाए दिया मोरा रिझाए के, ओ निर्दर्दी मैं पछताई तुझसे निभा लगाए के। ओ मधुबैनी काहिल भाए मीठी तान सुनाए के, ओ मृगनैनी काहिर जाए नैनन बाण चलाए के। ओ मधुबैनी काहिल भाए मीठी तान सुनाए के, ओ मृगनैनी काहिर जाए नैनन बाण चलाए के। तुझे सजनवा मैं सपना में खो गई, तो निर्मोही चुपके चुपके मैं तो तेरी हो गई, मुझसे नैन चुराए बलमवा दिल का चैन चुराए के, निर्दर्दी मैं पछताई तुझसे नेहा लगाए के।
इंद्रधनुष सी तोरी चुनरिया हृदय पर छा जाए रे, हृदय पर छा जाए रे। समर समर कर गोरी गुमनिया जग जैसे छल जाए रे, जग जैसे छल जाए रे। मोहन मंत्र काहे चलाए मधुर मधुर मुस्काए के, ओ मृग नैनी काहे रिझाए नैनन बाण चलाए के। गोदान फिल्म का गाना था और वक्त हो चला है अंतराल का। रंगमंच से सिनेमा की दुनिया में आए कुमुद मिश्रा। और सुनील भाई के साथ मैंने जो पहला नाटक किया था शायद वो अरे मायावी सरोवर था। उसके बाद उनके साथ गरम कमरा किया। बताएंगे अपनी जिंदगी की कहानी। कई मैंने ऐसे विजुअल देखे हैं कि एक बंदा चला जा रहा है, एक हाथ में रेडियो है, चला जा रहा है, और मुझे इतना अद्भुत लगता था। मुझे लगता था सोचो ये कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, और इसका साथी ये हमेशा इसका साथी रहेगा। और बताएंगे अपने पसंदीदा किरदार के बारे में। उनके दिमाग में ये स्क्रिप्ट थी और उन्होंने उसके बाद मुझे सुनाई कि ऐसा है, बताइए। तो मैंने कहा मैं तो करूंगा। उन्होंने कहा वजन कम करना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे 3 महीने का समय दीजिए, करता हूँ, और अगर नहीं कर पाया तो आप ऑप्शन ढूंढते रहिएगा। मशहूर अभिनेता कुमुद मिश्रा आ रहे हैं विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज में 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ममता जी, आज हम लोग बात करेंगे वायुसेना दिवस पर। भारतीय वायुसेना आसमान की सुरक्षा, सम्मान और समर्पण के साथ देश की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। कार्यक्रम है सखी सहेली, और आज वायुसेना दिवस की चर्चा की जा रही है। बिल्कुल। और नभः स्पृश दीप्तम, जीत के साथ आकाश को छुओ और अदम्य साहस, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक आसमान के शूरवीरों को, भारतीय जवानों को बधाई के साथ अभिवादन करते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें पुष्पगुच्छ दिया जाता है, क्योंकि वे राष्ट्र की रक्षा करते हैं और उनकी बदौलत हम सब सुरक्षित जीवन जीते हैं। उनका समर्पण, योगदान और उनकी उत्कृष्ट योग्यता पर देशवासियों को गर्व होता है। वायुसेना ने देश का सम्मान बढ़ाया, दुनिया भर को अपने देश की शक्ति का एहसास कराया। जो हमारे और आपके लिए जीवन भर का असाधारण रोमांच होता है, वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो उन्हें हम एहसास कराते हैं कि वो हमारे लिए कितने खास है। बिल्कुल। और भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका गठन 8 अक्टूबर 1932 में यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयर फोर्स के साथ सहायक टुकड़ी के रूप में हुआ था। 1933 में भारतीय वायुसेना ने अपना पहला स्क्वाड्रन बनाया और पहला मिशन इसी तारीख को पूरा किया था। ये भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो शुद्ध वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। और स्वाधीनता से पहले इस रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से इसे जाना जाता था और बाद में इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। और 1945 के जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वायुसेना ने। जी। और वायुसेना के कार्य हैं कि देश की हवाई सुरक्षा करना, दुश्मनों के विमानों को नष्ट करना, शत्रुओं पर बमबारी करना, सैनिकों को हवाई समर्थन देना, और इसके साथ साथ सामरिक और रणनीतिक एयरलिफ्ट करना, अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों का इस्तेमाल करना, आपदा राहत कार्यक्रमों में मदद करना,
राष्ट्र की रक्षा में आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करना। और इस वर्ष की थीम है, मतलब एक हर साल एक थीम होती है, इस वर्ष की थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण के प्रति बल की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। बिल्कुल। और वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी एक महत्वपूर्ण शक्ति की तरह उभर कर आई है। आज महिला पायलट्स और तकनीकी स्टाफ में महिलाओं की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। और जैसे कि हमारी जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह ने भारत की पहली महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त किया है। और ये भारतीय वायुसेना में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। यानी कि महिलाओं ने भी इस क्षेत्र में अपना कदम रखा है, तो महिलाओं के लिए भी प्रेरणा की स्रोत है। और अब एक गाना सुन लें। गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने, बालों में सावन की घटा, गालों पे पूनम की छटा, बालों में सावन की घटा, गालों पे पूनम की छटा, घूंघटा हटा, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने। चंचल चंचल चाल तुम्हारी, हिरनी धोखा खाए, गोरा गोरा देख के मुखड़ा, चंदा छुप छुप जाए, बात करे तो फूल झरे, मुस्काए तो रंग भरे, बात करे तो फूल झरे, मुस्काए तो रंग भरे, जुल्म करे, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने। पल में मारे पल में दिलाए, छुप छुप बाण चलाए, नील कमल से इन नैनों का भेद समझ ना आए, कभी कभी तो प्यार करे, कभी कभी तकरार करे, कभी कभी तो प्यार करे, कभी कभी तकरार करे, रस के भरे, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने, गोरी नैन तुम्हारे क्या कहने। तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे और देख रहे हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आई हैं। भारतीय वायुसेना दिवस पर एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे वायुसेना पर विशेष गर्व है क्योंकि मेरी भांजी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर है और दामाद फाइटर प्लेन के पायलट हैं। पिछले साल वायुसेना दिवस पर सुखोई प्लेन लेकर पूना से नागपुर और पूना के लिए उड़ान भरा था। MiG-21 और MiG-29 देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं आपकी भांजी के लिए, और इसी तरह से महिलाएं अगर अपने भीतर हौसला रखें तो कहां से कहां पहुंचती रहेंगी। और ममता जी, एक संदेश और है कि भारतीय वायुसेना अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। ये न सिर्फ युद्ध के दौरान भारत की रक्षा करती है बल्कि विभिन्न आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्यों में मदद करती है। इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों में शांति प्रयासों में भी इसकी भूमिका
भूमिका रही है। अस्थिरता या अन्य समस्याओं की स्थिति में अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने का काम भी करती है। और इसी के साथ अगले संदेश में लिखा है कि इस यादगार और ऐतिहासिक दिन की याद में जो ये दिवस मनाया जाता है, इस दिन भारतीय वायुसेना भव्य परेड और एयर शो के लिए एयर शो करती है और अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करती है। और इसके अलावा इस बार वायुसेना अपनी 92वीं वर्षगांठ चेन्नई स्थित तंबरम बेस में मना रही है। शानदार परेड और भव्य एयर शो लोगों के लिए कभी न भुला पाने वाला अनुभव होगा। एयर शो के दौरान वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर हवाई करतब दिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी लगती जब ये परेड होती है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और आज संभलने की बात है भाई जी, आप संभल जाइए। बिल्कुल संभल गए हैं, क्योंकि किस बात के लिए? गीत मंजरी में हमें संभलना फिर बातें करनी है। तो संभलना, संभालना, संभल कर और संभल कर जिंदगी में चलना, हर परिस्थितियों में अपना और दूसरे का ख्याल रखने से जुड़ा एक शब्द जो कई मायनों में नसीहत दे जाता है। सीखते हैं हम तभी जब हम संभल के चलते हैं, क्योंकि राहें वो तो कांटे भरी होती हैं, फूल मिलते हैं, खुशियां दे जाते हैं, लेकिन जो कांटों से बचकर संभल कर राह आसान करता है वही मंजिल तक पहुंच जाता है। सोचते तो बहुत लोग हैं हम कि संभल कर खुद को संभालते हुए फासले तय करें, न छल करें और न समझौता करें, लेकिन जिंदगी है जनाब, करवटें तो बदल ही लेती है। कभी तूफानों से लड़ते हैं, कभी अंधियारे से डरते हैं, खुद को संभालते हुए आने वाले प्रभात की रोशनी का इंतजार करते हैं। संभालना मुश्किल भी नहीं, अगर संभालने वाला कोई और मिल जाए। जरा संभलना, हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए, हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले, काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले, हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन, जिंदगानी की राहें अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन, हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ, बड़े धोखे हैं। भाई संभलना तो जिंदगी की हर राह पे चाहिए। संभल कर चलेंगे तभी जिंदगी खूबसूरत होगी। और जब
कोई मिल जाता है तो जिंदगी फिर रफ्तार ले लेती है। वहीं कहीं दिल के किसी कोने में धड़कनों की लहरें टकराती हैं। ये आवाज आती है कि संभलना जरा, वो वक्त तो आने दो, कोई पैगाम लाएगा, कोई अपना बनाएगा, फिर उसकी यादों को संभाल कर राहों पर संभल कर चलना होगा। ये जिंदगी के रंग हैं, कभी ऐसे चढ़ते हैं कि उतरते ही नहीं, और कभी उतरते हैं तो दाग दे जाते हैं। कभी जो दे गया दाग उसकी पोटली बनाकर आज भी संभाल कर रखी है। शायद किसी रोज मुलाकात हो जाए और ये बात हो जाए, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, फिर क्यों न जिंदगी की शाम हो जाए। क्योंकि संभलना भी खुद से है और लड़ना भी खुद से है। बड़े नसीब से मिलता है किसी का साथ जिसे हम अपना कह सकें। संभाले रखा है दिल तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले तो रखा है दिल तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। अन्ना तेरे लिए। बात संभलने की चल रही है ना। साथ कब तक किसी का रहता है, कोई आता है कोई जाता है। संभलना तब भी था, संभलना अब भी है, लेकिन अब संभालेगा कौन? क्योंकि प्यार में दर्द भी मिलता है और प्यार भी। इश्क में बिछड़ना मिलना समय का अजब पल है। जो तकदीर तस्वीरों में रंग भरती है, उसे संवारती है तो कभी संभालती है, कभी रूठ भी जाती है। तभी ये एहसास होता है कि संभालो अपने आप को। रिश्तों के ताने बाने में मन कुछ बुनता जाता है। उथल पुथल विचलित सा मन अपने आप को संभाले कैसे भला? दो लफ्जों को न संभाल पाने से रिश्ते बनते बनते सिमट भी जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। ये खेल संभलने संभालने का इतना आसान न समझिए जनाब। ये मुस्कुराते हुए चेहरों पर उदासी की लकीरें कभी बना देती हैं तो कभी रौनकें ला देती हैं। अगर आगे बढ़कर आपको संभाला न होता तो रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, जरा उन्हें संभालिए। जरा संभालिए अदाएं आपकी, कि मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। जरा संभालिए अदाएं आपकी, कि मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। न ऐसे रोकिए निगाह प्यार की, ये जिंदगी में अब कुछ नशा आने लगा। न ऐसे रोकिए निगाह
हर घड़ी प्यार की मुस्कुराती रहे। सुहानी चांदनी में दिल कहीं खो जाए ना। जरा संभालिए अदाएं आपकी कि मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा। ना ऐसे रोकिए निगाहें प्यार की। बहुत कुछ बाकी है तुम्हारे और मेरे बीच, शायद ये इम्तिहान का दौर है जो हमारे दरमियान गुजर रहा है। काश तुम उस वक्त संभल जाते और मुझे संभाल लेते तो ये फासले यूं ना होते। तकदीर बदल देती रास्ता, यूं रास्तों के पत्थरों से ठोकर तो न लगती। आज सोचती हूँ तो पलकों के किनारे नम तो होते हैं मगर कहीं सूख कर सफ़ेद निशान छोड़ जाते हैं। ज़रा संभालो खुद को, सफर अभी बाकी है। कितना लंबा सफर तय कर चुके हैं खुद को संभालते संभालते, संभल कर चलते और दूसरों को संभालना भी सिखाया। वो दूर चले गए, संभल कर पग मंजिलों की ओर बढ़ते चले गए। किनारों की तलाश अभी बाकी है, संभाला है सबको और अब अकेले का सफर संभल कर तय करना बाकी है। शाम का धुंधलका धीरे धीरे करीब आता जा रहा है और हम संभल कर एक सफर से दूसरे सफर की ओर बढ़ते चले गए हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दी ट्रेन फिल्म का गाना था और भारत सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम सबको शामिल हो ही रहे हैं हम सब, और निजी स्तर पर स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। हमारे श्रोता भी बहुत सजग और सचेत हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि घर के आसपास सफाई रखने के 5 सुझाव। पानी का उपयोग, निकटवर्ती जल स्रोतों को भी साफ करना अच्छा रहता है। कूड़ेदान की सफाई, कूड़ेदान को नियमित रूप से खाली करने से घर के चारों ओर
गंदगी कम होगी। पौधों की देखभाल, घर के आसपास बगीचे या पौधों की नियमित सफाई करें, पानी दें, आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा। और अगले संदेश में लिखते हैं कि ये समय घर की सफाई का ही चल रहा है। मेरे घर पर कल से सफाई का काम शुरू हो गया है। हम चारों अपनी सुविधा और समय अनुसार घर की सफाई में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। किसी एक पर पूरा भार नहीं छोड़ते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मैंने अपने पड़ोस में ही देखा है कि घर के कुछ सदस्य जिनको कोई काम भी नहीं होता तो वो भी इस तरह के कामों में हाथ नहीं बटाते हैं, बल्कि अगर कोई काम कर रहा होता है तो बेवजह उसके काम में त्रुटियां बताएंगे और ये फिर बीच में कोई अलग से काम बता देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप सब लोग मिलकर साथ में काम करते हैं जब घर में स्वच्छता के बारे में। तो क्या होता है, जैसे ऊपर का कोई ऊंची चीज जगह आपको साफ करना है तो जो लंबा व्यक्ति है वो कर सकता है, और इसी तरह जैसे बच्चे हैं वो छोटे छोटे डिब्बे पोंछ सकते हैं, और महिलाएं जो हैं वो रसोई की चीजों को साफ कर सकती हैं। तो हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी भी है कि हमारे घर में तो महिलाएं मेहनत बहुत करती हैं स्वच्छता में, और हमारे घर तो दिवाली की सफाई शुरू हो गई है और मुझे उनकी मदद करनी पड़ रही है इस अभियान में। और आगे भी इन्होंने लिखा है, मतलब जो हमने संभला विषय पर बात की थी उसके बारे में भी इन्होंने लिखे, गाने के बोल भी लिखे। हम इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये जो बात आपने लिखी कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, बल्कि कभी ऐसा भी कीजिए कि आप स्वच्छता में, सफाई में शामिल हो जाइए और मदद आपकी पत्नी करें। बिल्कुल ऐसा भी करना चाहिए। ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, साफ सफाई की जिम्मेदारी पूरे परिवार की है। बच्चे और पति पत्नी, जो भी परिवार के सदस्य में जो सक्षम है, उन्हें सफाई करना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे में क्या होता है कि जैसे बाथरूम साफ करना है तो ये उसको यही ना समझे किसी एक का ये काम है, आप उसको बांट लें, दोनों मिलकर भी इस काम को कर सकते हैं। और घर में आप जैसे बर्तनों की सफाई या अलमारी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की सफाई की बात होती है, और जहां पर बर्तन धोने का जो स्थान होता है उसके वहां के जो सिंक, उसके नीचे की जगह होती है, उसको भी बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए और ऐसी दवाइयां छिड़काव करना चाहिए कि वहां पर जीव जंतु ना पनपने पाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जब साफ सफाई रहेगी घर में तो जब आप खाना खाने बैठेंगे तो साफ सुथरे घर में खाना खाने का आनंद बढ़ जाता है। और आज हमने वादा किया था ज्वार के थोड़े से नुस्खे बताने के लिए कि ज्वार के क्या फायदे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है कि हम निमाड़ क्षेत्र यानी खंडवा मध्य प्रदेश के हैं। पुराने समय में निमाड़ क्षेत्र में ज्वार अधिक मात्रा में बोई जाती थी। तब जब भी कोई त्योहार विशेष आता था तो हमारे पूर्वज ज्वार देकर गेहूं लेते थे और पूड़ी बनाते थे। भाई ज्वार की पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, ज्वार का पराठा भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर गेहूं, ज्वार और चावल के आटे को मिक्स करके थोड़ा कटी हुई प्याज और लहसुन वगैरह डाल के बनाए तो गोल गोल रोटी की तरह ही सेके और उसमें घी लगा लें तो वो भी बहुत स्वादिष्ट होती है। बहुत स्वादिष्ट होता है ममता जी। और एक संदेश में लिखते हैं, ज्वार में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो पाचन में सुधार करते हैं और पेट की समस्याओं को भी ये दूर रखता है। और जब आप डायबिटीज से पीड़ित हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो जिम में घंटों भर पसीना बहाने के बजाय आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं। रामबाण है ये। और खाना खाते समय गाना जरूर सुनते रहिए विविध भारती। तो इस समय ये गाना रहा, प्रोग्राम का आखिरी गीत है ये। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। एक नया संसार मिला, प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला।
मिल गया एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। नया दौर फिल्म का ये गाना था और अब घड़ी की ओर देखिए मंजरी जी, बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि गाना सुनवाए, आप बोले बतियाएं जी। तो अब श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली।